नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। एक हमारा सेक्शन है 138 एनआई एक्ट, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर केसेस की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा पेंडेंसी जो केसेस की है वो हमारे एनआई एक्ट के केसेस ही हिंदुस्तान में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, किस वजह से केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, किस वजह से है, कैसे हमें कंप्लेंट फाइल करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये मैं टोटल आपको इस अपने वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपका जो 138 एप्लीकेबल कब होगा, कैसे होगा, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर आप किसी भी केस में कंप्लेनेंट हैं और आपको किसी ने कोई चेक दिया है तो आप हमेशा ये याद रखें, जो 138 कहता है कि चेक जो होगा वो विद इन 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है चेक की। जो चेक के ऊपर जो डेट डली हुई है वो विद इन 3 मंथ्स आपको उस चेक को बाउंस कराना पड़ेगा। ठीक है जी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि चेक बाउंस होना चाहिए। चेक रिटर्न किसी भी रीजन से हो सकता है, इनसफिशिएंट फंड की वजह से हो सकता है, सिग्नेचर मिसमैच की वजह से हो सकता है, या कोई और रीज़न हो सकता है। कोई भी रीज़न है, अगर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ तो चेक रिटर्न माना जाता है और वो 138 की कंडीशंस को फुलफिल करता है। सबसे पहली बात, जैसे ही आपका चेक रिटर्न होता है आपको बैंक से पता इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिस दिन आपको बैंक से इन्फॉर्मेशन मिली है उसके विद इन 30 डेज आपको डिमांड नोटिस एक्यूज को भेजना पड़ेगा। अगर आपने विद इन 30 डेज डिमांड नोटिस एक्यूज को नहीं भेजा है तो आप इसमें कोई आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा, आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसका दूसरा पॉइंट है कि जो चेक है वो चेक आपका 3 मंथ्स वैलिडिटी होता है। विद इन 3 मंथ्स वो चेक रिटर्न होना चाहिए, बाउंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, जिसमें कोई भी लिबर्टी नहीं दी गई है, अगर आपको जिस दिन बैंक से डिमांड पता चला है कि आपका चेक बाउंस हुआ है उस दिन से लेकर 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा। उसमें आपको 15 डेज का उसे टाइम देना पड़ेगा कि ये चेक अमाउंट है, ये फलाना चेक है, इसकी चेक का नंबर, ये चेक की सारी डिटेल डालते हुए उससे डिमांड करनी पड़ेगी कि आप विद इन 15 डेज मेरा जो चेक का अमाउंट है उसको वापस करें, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल करूँगा। ये दूसरी कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है। इसमें तीसरी कंडीशन ये आ जाती है कि जो ड्रॉर जिसने चेक इशू किया है आपके फेवर में, जो एक्यूज है, वो आपको विद इन 15 डेज अगर आपको पेमेंट कर देता है तो वेल एंड गुड है। अगर 15 डेज में वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो आपके पास में एक रेमेडी अवेलेबल हो जाती है 138 के अंदर। आप उसके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जुडिशरी मजिस्ट्रेट के पास में। जो कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करनी है, कंप्लेंट वहाँ पे फाइल होगी जहाँ पे आपकी जुडिक्शन बन रही है। अगर आपका बैंक अकाउंट ड्रॉरर और ड्रॉई जहाँ पे भी दोनों के बैंक अकाउंट है वहाँ पे केस फाइल किया जा सकता है। अब सपोज आपका कोई बैंक अकाउंट है, जो आपने अकाउंट पे चेक डाला है और वो आपका बैंक अकाउंट फरीदाबाद में है या दिल्ली में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अकाउंट है आप उस डिस्ट्रिक्ट में इस केस को फाइल कर सकते हैं। ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके ये जो आपने चेक का जो केस फाइल करना है, ये आप ध्यान रखें कि जो चेक का केस फाइल करना है आपने उसे लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस भेजा, उसने विद इन आपने उसमें 15 डेज़ की डिमांड करी, 15 डेज़ के अंदर अंदर वो पेमेंट करे। जैसे ही वो 15 डेज़ की जो टाइम लिमिट है वो लैप्स होती है तो आपके पास में रेमेडी अवेलेबल हो जाती है कि आप उसके अगेंस्ट में वो केस फाइल करें। लेकिन वो केस जो आपने फाइल करना है विद इन मंथ फाइल करना है। आपने ध्यान रहे, विद इन मंथ वो केस आपने फाइल करना है। यहाँ पे आपके पास में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपने विद इन 1 मंथ वो केस फाइल नहीं करा तो आप अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से आप केस फाइल नहीं कर पाए हैं तो कोर्ट उसे फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। कोर्ट आपकी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके इस केस को फाइल कर सकता है और ट्रायल स्टार्ट कर सकता है, पार्टी को समन कर सकता है। ये कोर्ट के ऊपर बात है। अब मैं इसमें 138 के बाद में इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है 139। 139 जो सेक्शन है वो हमारी प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन ये है हमारे 138 के अंदर सेक्शन 139 में जो दी गई है उसमें प्रिजम्पशन ये है 139 की कि अगर किसी ने भी चेक इशू किया है तो किसी ना किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए किया है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी एक्यूज है वो कंप्लेनेंट को चेक दे रहा है तो अगर वो चेक दे रहा है तो कोई ना कोई लायबिलिटी जो पार्शली हो सकती है, फुली लायबिलिटी हो सकती है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए ही वो चेक दिया गया है। कोर्ट ऐसा मानता है।
इसको रिब्यूट करने की जो जिम्मेवारी है वो हमेशा एक्यूज़ की रहेगी। एक्यूज़ उसको रिब्यूट करेगा, विद एविडेंस करेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं या वर्बल एविडेंस भी हो सकती है, किसी की गवाही करा के भी वो एविडेंस को रिब्यूटेबल कर सकता है। तो ये ध्यान रहे कि 139 की प्रेजम्पशन हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में होती है, तो इसको रिब्यूट करने की जिम्मेवारी एक्यूज़ की होती है। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कंपनियां करती हैं। वो पार्टनरशिप लिमिटेड, जैसे हम एलएलपी का नाम सुना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी हो सकती है, या लिस्टेड कंपनी हो सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो काफ़ी टाइप्स की कंपनीज हैं जो होती हैं। अगर वहाँ पे कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस केस में हमारा सेक्शन 141 जो हमारा सेक्शन है वो हमें ये बताता है कि ऑफेंसेस बाय द कंपनी। अगर कोई कंपनी ऑफेंस कर रही है तो उस केस में हम क्या करें। तो उसमें आप सबसे पहला काम है, आप लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आप आरओसी की साइट से जाकर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स निकाल सकते हैं। उनकी जिम्मेवारी, किसकी क्या जिम्मेवारी, हमेशा ध्यान रहे। आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अपने ऑर्डर में, जहाँ पे आप कंप्लेंट में अगर अपना जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेवारियां नहीं लिखोगे तो कंप्लेंट आपकी डिसमिस हो सकती है। ध्यान रहे, इसलिए कंप्लेंट आप जब भी बनाएं तो कंप्लेंट बनाते टाइम जिसको भी आप पार्टी बना रहे हैं, जिसको भी आप एक्यूज बना रहे हैं, तो उसका क्या रोल है उस कंपनी के अंदर, ये आपको लिखना मैंडेटरी है। ध्यान रहे, नहीं तो आप आगे जाके इस केस को हार सकते हैं। ध्यान रहिए मेरी बात। आप कंपनी के केस में कंपनी के जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली डायरेक्टर होते हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर्स में मैनेजर भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर में कंपनी का सेक्रेटरी भी आ सकता है। इसके साथ साथ जो भी अकाउंटेंट है, अकाउंट्स मैनेजर है, सीएफओ है, सीईओ है, ये भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं। बट कंप्लेंट डालते टाइम, इनको एक्यूज बनाते टाइम आपको ये लिखना पड़ेगा कि इनकी क्या जिम्मेवारी कंपनी के अंदर है और ये किस तरीके से 138 के एक्यूज बनते हैं, ये आपको कंप्लेंट में एकदम क्लियर लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रहे आप। इसके साथ साथ में एक बड़ा हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 143A। 143A जो है हमारा, वो सेक्शन हमारे से ये कहता है कि अगर आप कंप्लेंटेंट हैं तो आप एक इंटरिम कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट उसमें मैक्सिमम 20% तक उसे अलाउड कर सकता है। तो अगर आप कंप्लेंटेंट हैं तो ध्यान रहे कि आप एप्लीकेशन 143A की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं, जो इंटरिम कंपनसेशन के लिए है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन आप कब मूव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपने कब मूव करनी है, ये एप्लीकेशन आप नोटिस ऑफ एक्विजिशन या चार्ज के टाइम पे आप इस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हो। उससे पहले आप इस एप्लीकेशन को मूव नहीं कर सकते हैं। इस जब भी कोर्ट 143A की एप्लीकेशन को अलाउड करता है तो कोर्ट उसमें टाइम लिमिट होती है कि विद इन 60 डेज जो एक्यूज है उसको इंटरिम कंपनसेशन की पेमेंट करनी पड़ेगी कंप्लेनेंट को। इसमें अगर कोर्ट चाहे और कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ एक्चुअल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसे फर्दर 30 डेज के लिए अलाउड किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है 143A का जो कंपनसेशन अलाउड किया है कोर्ट ने, अगर एक्यूज केस जीत जाता है तो क्या होगा। अगर एक्यूज केस जीत जाता है तो जो 20% कंपनसेशन एक्यूज ने कंप्लेनेंट को पे किया था बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, उसमें जो भी अलाउड हुआ था वो विद इन 60 डेज जो है एक्यूज को कंप्लेनेंट एक्यूज को वापस करेगा उसे, और उसे विद इंटरेस्ट पे करेगा। विद इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा, जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट के साथ में वापस किया जाएगा। अगर यहाँ पे एक कंप्लेनेंट केस जीत जाता है तो 20% तो वो उसको मिल ही गया है। अगर एक्यूज फर्दर अपील में जाता है तो 20% उसे अपील के टाइम पे भी वहाँ पे पे करना पड़ेगा। होप मेरी ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने सभी जानकारों के साथ में जो एनआई एक्ट के केसेस में जूझ रहे हैं उनके साथ में शेयर करें, जिससे उन लोगों को अपने केस के लड़ने में फ़ायदा हो। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।